Now my voice is clear to you, Faz? Hello. Yes, sir. Okay. तो हम डिस्कस कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आपको समझ में आया होता क्या है? केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी 11th 12th में। केमिस्ट्री में हम क्या है, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के फ्यूजन से बने हैं। ठीक है, और पैरियोडिक टेबल्स में आपने मेटल नॉन मेटल्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या है, मिनरल्स भी है, एलिमेंट्स भी है, और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स भी है। ठीक है, जैसे मेटालोप्रोटीन, प्रोटीन में यदि कोई मेटल कनेक्ट हो गया तो वो मेटालोप्रोटीन हो गया, है ना। जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, तो हीम इसमें आयरन है, आयरन इज अ मेटल। ठीक है, और इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन है, तो आयरन जब ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिला, फ्यूजन हुआ, तो इसने हीमोग्लोबिन बना लिया। तो हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके लिए मेटल की भी जरूरत पड़ती है ना। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। अभी आपको सेशनल में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, है ना। तो हमारी बॉडी में हाइड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, और मिनरल्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, और ये एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, और मेटालोप्रोटीन्स बनाते हैं, हॉर्मोन्स बनाते हैं। और हार्मोन और एंजाइम हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स हैं। एंजाइम किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और साथ ही साथ अ, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट भी करते हैं। और वहीं पर हार्मोन जो होते हैं वो मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और ब्लड सर्कुलेशन में इसको रिलीज करती है, और ये मैसेजिंग का काम करते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यदि रिलीज होगा तो ये डिलीवरी को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, आपका जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो ये ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स और उसके इफेक्ट आपने बॉडी पे प्रीवियस सेशन में पढ़ रखे हैं। तो हम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, और बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है ना, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, और एसिटाइल कोलिन है, गाबा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, इनकी हम स्टडी करते हैं। अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनसे प्रोटीन बना होता है। लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल आगे चल के फॉर्म करते हैं। कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी में सेक्स हॉर्मोन्स बनते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ। तो ये हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहाँ से आता है? जो हम फूड, ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, फैटी फूड कंज्यूम करते हैं, उसके ब्रेकडाउन से लिपिड बनता है, और लिपिड से आगे चल के फिर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। ठीक है, और इसमें भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इसके दो टाइप होते हैं। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए काफी हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकेज कॉज करता है, और हार्ट डिजीज कॉज करता है। कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है। ये आर्टरी काफी सक्रिय होती है, और हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। यदि हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट में एक पेन प्रोड्यूस होता है जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। आगे चल के मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। आपने सुना होगा ना, डॉक्टर कहते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को कि आप सॉल्ट कम लीजिए, है ना, आप ज्यादा ऑयली और फैटी फूड ना खाएं। इस टाइप की एडवाइस डॉक्टर देता है पेशेंट को, तो उसका रीजन यही होता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को समझना, जितना भी हमारे न्यूट्रिशन है वो हमें पढ़ने हैं। कार्ब्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, और लिपिड के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है, डीएनए आरएनए।
ठीक है। और हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में। ठीक है, तो इस पे चार्ज प्रेजेंट है ना, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनको कैटायंस कहते हैं, और जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनको एनएन कहते हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा ORS थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये कब दी जाती है, डायरिया के केस में दी जाती है, जब किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा वाटर लाइक स्टूल पास होते हैं, उसके फीसेस काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना, उसके मोशन मोर देन 5-6 टाइम्स जाता है इन अ डे, और फ्रिक्वेंट मोशंस होते हैं, और वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, और कंट्रोल नहीं होता, है ना, डायरिया डिसेंट्री लाइक कंडीशंस। तो इसमें ORS थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिए जाते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम होगा, क्लोरीन क्लोराइड होगा, पोटेशियम होगा, है ना, इस टाइप के इसमें आयन प्रेजेंट रहते हैं। आपने देखा होगा पानी और शक्कर और नमक का घोल भी दिया जाता है बच्चों को जब उनको लूज मोशंस होते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ ORS थेरेपी। सर आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है। मेरे इधर तो नेटवर्क स्टेबल है अभी। लाइट भी आ गई है और कनेक्टिविटी भी बढ़िया है। आपके सेल में देखिए, जहां आप हो वहाँ नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं। है सर है। नेटवर्क है। चलो, थोड़ा सा कभी कभी वो हो जाता है, बहुत ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, हल्की फुल्की नहीं नहीं ब्रेक। सर। नहीं हाँ नहीं हाँ तो सर। सर। तो आई विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर सो यू कैन लिसन देयर, है ना। तो थोड़ा सा कहीं वॉइस ब्रेक भी हो रहा है तो रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको रिकॉर्डिंग में वो सारी चीजें प्रॉपर आप सुन सकते हो। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, जो आज का हमारा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स की भी मैंने आपके ग्रुप पर ऐड की है लिंक, देखा आपने? नहीं देखा, देख लेना, है ना। तो ये थोड़ा सा जो वॉइस का इशू है वो वहां पर शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपसे मोस्ट प्रोमिनेंटली पूछा जाता है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, हम क्यों पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, क्या फायदा है इसको पढ़ने से। आप एक रफली अंदाजा लगाइए, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा है, बताइए। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है। बॉडी की कंपोजिशन को समझना है कि बॉडी कैसे बनी है, तो हमें बायोकेमिस्ट्री समझनी पड़ेगी ना। हमारी बॉडी में भी तो केमिस्ट्री है। हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन किससे बना है हमें पता होना चाहिए, वो भी एक बायोमोलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड, है ना। हमारी बॉडी में एंजाइम कैसे बने हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन कैसे बने हैं, है ना, हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना, उसमें कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये सब बायोमोलिक्यूल्स है, लिपिड, प्रोटीन, कार्ब्स, एंजाइम्स, हार्मोन, और यही सब तो हमको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। इसको हम पढ़ पाएंगे तभी तो हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि कार्ब्स के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, प्रोटीन के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना, और आपका कोई भी हार्मोन की डेफिशिएंसी, इनसे होने वाली जो डिजीजेज हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें इनको समझना होगा। किसी व्यक्ति को शुगर हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि पैनक्रियास का जो बीटा सेल है जो वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से शायद नहीं कर पा रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सेल, जब हमारी ही बॉडी के किसी सेल को डैमेज करने लगता है। तो बीटा सेल डैमेज हो गया, अब डैमेज हो गया तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाएगा। इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कौन करेगा, ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, इंसुलिन बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में है नहीं, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, हम यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन में यदि ग्लूकोज हमें अपीयर हो रहा है, हमने टेस्ट लगाया और उसमें ग्लूकोज है ना। आपको कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पढ़ने हैं, लिपिड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। मतलब आपको कोई सैंपल दिया गया है तो आप उसमें टेस्ट लगा के ये पता करोगे उसमें कौन सा प्रोटीन है। प्रोटीन तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डाइजेस्टेबल प्रोटीन होते हैं, नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं,
मेटालोप्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, 21 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से 9 होते हैं इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने पड़ेंगे, हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने पड़ेंगे, और जो बचे हुए हैं वो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। तो जहां भी इसेंशियल वर्ड नजर आए तो समझ जाना वो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने पड़ेंगे, और हम डिपेंड है उसके लिए फूड पे। और कुछ चीजें ऐसी है जो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है ना, तो इसको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कहते हैं। तो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री में हमें ये बताना है व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग बायोकेमिस्ट्री, एंड व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वी गेट विद दिस सब्जेक्ट। तो ये हमें डिस्क्राइब करना है। ये 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है। प्रोबेबली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाने की संभावना है, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको सेल की डेफिनेशन बताना है। एज यू नो सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जैसे एक हाउस का जो स्मॉल यूनिट होता है वो होता है ब्रिक। ब्रिक आपस में कनेक्ट होते हैं सीमेंट और सैंड के थ्रू, और पूरा हाउस बनता है। वैसे ही हमारी बॉडी का जो स्मॉल यूनिट है वो है सेल। तो सेल का मेम्ब्रेन है, और सेल के मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट सेल के कंपोनेंट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। राइबोसोम है, इट इज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। और प्रोटीन के बिना हमारी बॉडी ग्रो अप नहीं हो पाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी। हमारी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रोटीन से हुआ है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन होता है। और जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना हम एनर्जी के लिए। ग्लूकोज, आप कभी कोई व्यक्ति रनिंग करे, काफी टायर्डनेस फील करे, सफोकेशन हो जाए, है ना, तो दौड़ने से थक जाए, तो वो फट से ने ग्लूकोज खा लेता है। तो ग्लूकोज तुरंत एनर्जी दे, ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा, ये ऐड आपने सुना होगा टीवी में। तो ग्लूकोज क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से बनता है। एक्चुअली बेटा जो कुछ फूड हम कंज्यूम करते हैं ना, बॉडी उसको अपने हिसाब से यूज करती है। आप खाना खाते हो, खाना में आप क्या खाओगे, दाल खाओगे, चावल खाओगे, रोटी खाओगे, केला खाओगे, फल फ्रूट्स खाओगे, इनसे आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। जैसे आपने दाल खाई तो आपको क्या मिलेगा, उससे प्रोटीन मिलेगा। अब वो हमारी बॉडी में जब इंटर करेगा तो उसका ब्रेकडाउन होगा अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड्स को बॉडी यूज करेगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाने में, जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। जैसे आपने दाल खाई, दाल से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। दाल इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब दाल आपकी बॉडी में गई तो उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो अमाइनो एसिड्स में टूट जाएगी, और ये अमाइनो एसिड को यूज करके बॉडी अपने हिसाब से दूसरे प्रोटीन्स बनाएंगी। जैसे इंसुलिन इज अ प्रोटीन, इंसुलिन इज अ हार्मोन एज वेल। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे हुआ है, 51 अमाइनो एसिड्स को जोड़ लिया बॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है, और जोड़ के उसने इंसुलिन हार्मोन बना लिया। अब उसने अमाइनो एसिड्स को अपने हिसाब से यूज कर लिया। एमीन जो है ये तो एक मोनोमर है, आपने मोनोमर पॉलीमर पढ़ा होगा। मोनोमर आपस में कनेक्ट होकर पॉलीमर बना लेते हैं। एक अमाइनो एसिड है, उस बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में फ्यूज हो गए, अब उन्होंने प्रोटीन बना लिया। ठीक है, अब वो प्रोटीन को बॉडी हमारे हिसाब से अपने हिसाब से यूज करेगी, और हम एक्सटर्नल सोर्सेज से उसको एज अ प्रोटीन गेन करते हैं, लेकिन बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है उसके मोनोमर्स में। और प्रोटीन का जो स्मॉल यूनिट है वो क्या है, एमिन है। जैसा मैंने आपको बताया, काफ का स्मॉल यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी यूज करती है काफ्स को। ठीक है, और वहीं पर आपको मैंने लिपिड का बताया, लिपिड का मोनोमर क्या है, ओ फैट का मोनोमर लिपिड है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल जो मैंने आपको अभी बताया, हाई डेंसिटी एचडीएल, एलडीएल, लिपो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हमें यहाँ पर सेल के यदि कंपोजिशन के बारे में बताना है तो हम सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे कि फॉस्फोलिपिड का बना होता है, सेमी परमिएबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है ना, जो इसेंशियल न्यूट्रिशन है उसको सेल अंदर की तरफ अलाउ करेगा। जो हमारा लिपोफिलिक ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है, और जो मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा वो चैनल्स के थ्रू होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो हमारी मार्किंग अच्छी होगी। फिर हमें राइबोसोम्स के बारे में बताना है, न्यूक्लियस के बारे में बताना है, गोल्जी अपरेटस के बारे में बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाना है, राइबोसोम का 50s 70s सब
हमें डिस्क्राइब करना है, तो हमारी इसमें मार्किंग अच्छी हो जाएगी। 9th 10th में आपने सेल के बारे में पढ़ रखा है, सेल, टिश्यू, है ना। बॉटनी और जूलॉजी आपने पढ़ी है ना, तो जूलॉजी की शुरुआत ही होती है सेल से। और प्लांट्स में भी सेल पाई जाती है, एनिमल्स में भी सेल होती है, लेकिन हमें यहाँ पर एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी की बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्लांट सेल का कोई रोल नहीं है, लेकिन हमने पहले ये सब पढ़ा है तो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सेल की डेफिनेशन आप लिख लोगे, व्हाट इज सेल एंड व्हाट आर द डिफरेंट बायो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के आपके नाम लिखने हैं, और 2-2 3-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन देना है, और उसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब दहन होता है, तो हमें 1 ग्राम से कितनी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन का होता है तो 4 मिलती है। और जब फैट का होता है, तो फैट से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन फैट से हमें एनर्जी उतनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फैट का जो एनर्जी निकालने में जो एनर्जी लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो हमें कार्ब से हमारी बॉडी प्रायोरिटी बेसिस पे एनर्जी लेती है। फिर उसके बाद सेकंड उसकी प्रायोरिटी होती है फैट। एडिपोज टिश्यू में जो फैट का डिपोजिशन होता है, चर्बी, उससे भी बॉडी एनर्जी लेती है। अब जिसको वेट लॉस करना है उसको कार्ब्स कम लेना चाहिए, वो कार्ब्स कम लेगा तो फैट बर्न होगा, फैट बर्न होगा तो उसका मोटापा कम होगा, ओबेसिटी कम होगी, है ना। आपने सुना होगा कोई डाइटिशियन कहता है भाई कीटो डाइट लो, ये करो वो करो, इतना खाओ उतना खाओ। ऐसा क्यों बताता है? कोई व्यक्ति में ओबेसिटी है, 3rd ग्रेड में है, हाइपरटेंशन है, डॉक्टर कह रहा है प्लीज रिड्यूस योर वेट, तभी आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल होगा, आपकी डिजीज कंट्रोल होगी। आपको थोड़ा अपने फिजिक का ध्यान देना है, तो डाइटिशियन उसको डाइट बताता है कि नहीं? तो हमारी डाइट का इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो यदि किसी को ओबेसिटी कम करना हो तो उसको फैट कम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो एक्सेस फैट है उसका एक्यूमुलेशन होगा एडिपोज टिश्यू में, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चर्बी बढ़ेगी, हमारे स्टमक में टायर डेवलप हो सकते हैं, मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी, है ना। इसकी 3 ग्रेड्स होती हैं। 3rd ग्रेड ओबेसिटी मतलब बहुत ज्यादा मोटा व्यक्ति हो गया है। जैसे अदनान स्वामी को आपने देखा होगा, सिंगर पाकिस्तान का, है ना। उस कितना मोटा हो गया था वो बीच में, 150 किलो के ऊपर पहुंच गया था, फिर बाद में उसने वेट लॉस किया, and now he is only 68 kg and he looks awesome, है ना। तो ये सब वेट लॉस भी ये आपका फैट की वजह से हो सकता है, यदि आप फैट की डाइट कम लो तो, है ना। कार्ब की डाइट कम लो तो उससे फैट बर्न होगा जो बॉडी में ऑलरेडी डिपॉजिट हुआ है, तो उससे वेट लॉस हो सकता है। तो वेट लॉस में हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो इसमें ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज को हमारी बॉडी एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की आपको डेफिनेशन लिखना है, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है कार्बोहाइड्रेट का, है ना। इसके बॉडी में क्या क्या यूजेस हैं ये आपको लिखना है। फिर इसका क्लासिफिकेशन देना है कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, इसकी एग्जांपल बताना है। जैसे लैक्टोज, है ना, गैलेक्टोज, ये सब शुगर्स हैं, ठीक है। इसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताना है। व्हाट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट? डायबिटीज, शुगर, शक्कर की बीमारी, ये कार्ब्स के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की इसमें आपको टेस्ट बताना है कि आप कार्बोहाइड्रेट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी सैंपल में, है ना। तो इसके लिए जो टेस्ट है, मॉलिस मॉलिस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो वो टेस्ट आपको पढ़ने हैं कि भाई ये केमिकल डाला तो ये कलर आया, तो ये वाला हो सकता है, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, ये एग्जाम में आता है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है। फ्रक्टोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ठीक है। सुक्रोज हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन से, गन्ने से मिलता है हमें, ठीक है। सैक्रीन हुआ, ये सब ही कार्बोहाइड्रेट के ही मतलब रूप है। समझ में आ रहा है फैज? यस सर। है ना। अब यस हमें सर। ग्लाइकोजन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। आपके पास जो भी बुक हो ना उसमें से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना। मैं आपको सुपरफिशियली गाइड कर रहा हूँ, आप इसको बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, हमारा एग्जाम कभी भी हो सकता है, हमें पांचों सब्जेक्ट मतलब कंप्लीट करना है। तो मैं इनिशियली सोच रहा हूँ कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक रफ आइडिया सुपरफिशियली दे दिया जाए, ताकि आप उनको बुक से तैयार कर लो। क्योंकि हम यदि हमारे सिलेबस का एक एक टॉपिक पढ़ने बैठेंगे तो एक टॉपिक ही पढ़ने में हमको 1 घंटा लग जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या है, पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। इसलिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे हर सब्जेक्ट के, और उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उसको मैं थोड़ा सा फिर अच्छे से बता दूंगा आपको। तो बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्वालिटेटिव टेस्ट। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टेस्ट हमें क्वांटिटी बताता है कितनी है। जैसे कोई कंपनी कह रही है कि भाई मैंने प्रोटीन पाउडर, आप यदि लोगे 1 स्कूप तो आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो वो उतना मिलेगा या नहीं, उसका यदि हम टेस्ट करेंगे तो उसको हम क्वांटिटेटिव टेस्ट कहेंगे। हम क्वांटिटी को कंफर्म करेंगे। और क्वालिटी टेस्ट क्या होता है, यदि कंपनी कह रही है भाई मैंने अमाइनो वे प्रोटीन डाला है, तो भाई अमाइनो वे प्रोटीन ही है या नहीं, वो हम इसको यदि कंफर्म करेंगे तो हम क्वालिटी कंफर्म कर रहे हैं ना, क्वालिटी कैसी है, क्या क्वालिटी है। और एक क्वांटिटी भी कंफर्म कर सकते हैं। तो दो टाइप के टेस्ट होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के आपको टेस्ट बताने हैं, है ना। ये टेस्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियां हैं जो न्यूट्रिशंस बनाती है, हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है, इनके सप्लीमेंट्स की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कॉमन मास को, कंज्यूमर को, आम जनता को ये उल्लू बना रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहे प्रोडक्ट की, थर्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए लैब में टेस्ट लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि क्वालिटी सही है या नहीं, और उसकी क्वांटिटी जो कंपनी लेवल पे क्लेम कर रही है उतनी है भी या नहीं, तो इसको इंश्योर किया जाता है। फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, ये तो बहुत इजी है। हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल, उनके फंक्शंस आपको लिखने हैं। हार्मोन समझा देना, हार्मोन के फंक्शन लिख देना, एंजाइम के फंक्शन लिख देना, ठीक है। हमारे जेनेटिक मटेरियल के बारे में लिख सकते हो, फॉस्फोलिपिड, कार्ब्स, जो समझाना है सब समझा दो, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, किसी के भी बारे में समझा दो आप, तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। थेराप्यूटिक एंड एगोनिस्टिक। थेराप्यूटिक, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना, इसको छोड़ दो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन करना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन और लिपिड, फैट, इनका जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब मुझे आप बताओ, जैसे आपका गाउट, गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है बॉडी से, ठीक है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो जब यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा बनता है तो वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। और ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स पे डिपॉजिट डिपॉजिट होने लगते हैं, वहां पर एक्यूमुलेशन होता है, जिस वजह से वहां पर एक डिपोट फॉर्म हो जाता है, एक मास फॉर्म हो जाता है, और वहां पर जॉइंट्स में पेन होने लगता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गाउट। ओके। तो ऐसी डिजीजेस हमें एक्सप्लेन करनी है उसमें। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है शुगर, है ना, डायबिटिक, डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज, तो डायबिटीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। इसमें हम बता सकते हो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज होती हैं, जैसे प्रोटीन का प्रॉपर ना मिले तो मरासमस और क्वाशियोरकर जैसे डिजीजेज होते हैं, है ना। आप इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। जैसे विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीजेस होती हैं, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना। और बोन्स काफी फ्रेजाइल फ्रेजाइल हो जाते हैं, ठीक है, डिफॉर्मिटी ऑफ बोन, दीज काइंड ऑफ डिजीजेस आर वेरी कॉमन, एंड दिस इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो कार्ब्स के भी हो सकते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं, और फैट के भी हो सकते हैं। फैट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है। हमारी बॉडी में जब ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, तभी तो हमारा ब्लड जो है वो काफी विस्कस हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से, उसका गाढ़ापन बढ़ने की वजह से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन हर सेल को मिल पाएगा बॉडी की, नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हमको इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक्सप्लेन करना है, तो हम गाउट एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम डायबिटीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसमें हमारा काम बन जाएगा। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर समझ में आया आपको क्या होते हैं। आगे हम मूव करते हैं बायो केमिकल मॉलिक्यूल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, है ना। अब क्या है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट को हम समझते हैं होता क्या है।
देखो क्या है, यदि किसी भी मशीन से कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट में यदि डिफेक्ट है, इसका मतलब वो मशीन में कोई प्रॉब्लम है। समझे बात को? टीवी मैंने चालू की, टीवी में खड़ी आड़ी टेढ़ी लाइनें आ रही है, तो मैं टीवी को मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा ना, भैया ये क्यों हो रहा है? ये टीवी ऐसी थोड़ी ना थी, जब मैंने नई ली थी तो बढ़िया चलती थी, अभी अभी लाइनें आ रही है। तो बोलेगा मशीन में डिफेक्ट है, इसलिए इसका जो फाइनल अपीयरेंस तुमको देखने को मिल रहा है वो रॉन्ग है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बने हैं, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, फीसेस, स्टूल, लैट्रिन का फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या हम लैट्रिन की जांच करके पता कर सकते हैं कि हमारे जीआई ट्रैक की हेल्थ कैसी है? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम ब्लड का टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि बंदे को कौन सी बीमारी है? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो ये जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है किसी डिजीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए, उस डिजीज के कंफर्मेशन के लिए, उसको हम ऑर्गन फंक्शन टेस्ट कहते हैं। जैसे केएफटी होता है, केएफटी मींस के स्टैंड फॉर किडनी, के एफ स्टैंड फॉर फंक्शन, टी स्टैंड फॉर टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट ये बताएगा आपकी किडनी हेल्थी है या नहीं। एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट ये बताएगा आपका लिवर हेल्थी है या नहीं, लिवर जो काम कर रहा है वो सही से कर रहा है या नहीं। कोई व्यक्ति कह रहा साहब खाना नहीं पच रहा, जैसे ही खाता हूँ उल्टी हो जाती है साहब, भूख ही नहीं लगती, कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, कुछ खाता हूँ तो मुझे लेटरिन जाना पड़ता है तुरंत, बस खाना खाने बैठा कि लेटरिन जाना पड़ता है क्या साहब ये? पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब डॉक्टर सोचेगा शायद इसके लिवर में प्रोबेबली कोई प्रॉब्लम है, तो उसको लिवर फंक्शन टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा, बोलेगा जा लैब जा, टेस्ट करा के आ, कल रिपोर्ट दिखा मुझे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया, उसका कंफर्मेशन ब्लड टेस्ट से होगा, किसी को मलेरिया हो गया ब्लड टेस्ट से होगा। तो डॉक्टर ही जितने भी टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। और यदि ये किसी ऑर्गन की पर्टिकुलर किसी डिफेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं तो हम इनको ऑर्गन फंक्शन टेस्ट कहते हैं। केएफटी होता है, एलएफटी होता है। केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट। जैसे कि कोई दारू पी रहा है, उसके लिवर में सूजन आ गई, हिपैटोमेगैली जिसको हम कहते हैं। तो हिपैटोमेगैली मतलब लिवर इनलार्जमेंट। तो लिवर इनलार्जमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि हो सकता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बैक्टीरियल अटैक, वायरल अटैक, हिपेटाइटिस, बहुत सारे कॉजेज हैं। एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी लिवर डैमेज होता है। तो लिवर यदि डैमेज हुआ है तो उसके फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं कि एसजीओटी, एसजीपीटी का लेवल क्या है, क्रिएटिन का लेवल क्या है ना। तो उससे हम किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट तो आपने लाइफ में कभी ना कभी करवाया होगा, इसकी रिपोर्ट्स भी आपने देखी होगी, है ना। यूरिन को फिजिकली एग्जामिन किया जाता है, उसका कलर कैसा है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है। यूरिन की एक नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, और एक होती है जिसमें कोई ना कोई डिजीज आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे यूरिन में ग्लूकोज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। यूरिन में रेड ब्लड सेल्स आने चाहिए क्या? नहीं आने चाहिए। यूरिन में बहुत ज्यादा क्रिएटिन का लेवल आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, एक लेवल तक ठीक है ना। तो हम क्या है, यूरिन टेस्ट से और ब्लड टेस्ट से किसी भी बीमारी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है। तो खून पेशाब की जांच की रिपोर्ट आप सबने देखी है, वो रिपोर्ट आपको, ये क्वेश्चन आएगा तो बना देनी है एग्जाम में, ठीक है। और आपके पास कोई ना कोई रिपोर्ट होगी घर पे, देखना किसी की फाइल में मिल जाएगा आपको, और वही रिपोर्ट आपको छाप देनी है कि उस रिपोर्ट में क्या नॉर्मल रेंज है और क्या डिजीज कंडीशन में बढ़ने से क्या होता है और कम होने से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने यूरिन टेस्ट कराया, उसमें ग्लूकोज नजर आया, मतलब डायबिटीज की शुरुआत हो गई है। ठीक है। अब एक डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, अब कोई लेडी है, वो उसके पीरियड्स मिस हो गए, तो उसको ऐसा लग रहा है मैं कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, तो वो अपनी यूरिन की हेल्प से, एक मार्केट में किट आती है, ठीक है, उसमें आप यूरिन के 2 बूंद डाल के टेस्ट कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन की भी किट आती है ना। तो ये भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत आएगा, और ये टेस्ट का सैंपल क्या है? यूरिन है। तो ऐसा नहीं है, यूरिन और ब्लड से हमें बहुत सारी जानकारी हमारी बॉडी के बारे में मिल जाती है। नाउ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द बॉडी। बहुत सारे एंजाइम्स है हमारी बॉडी में, है ना। जहां पर भी आपको एज वर्ड नजर आए मतलब वो एंजाइम है। हाइड्रोलेज एंजाइम, है ना, आपका रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम, गायरेज एंजाइम, है ना, ये सब एंजाइम्स के आपको नाम लिखने हैं। को एंजाइम्स है हमारी बॉडी में जो एंजाइम को सपोर्ट करते हैं, वो को एंजाइम। दो चार को एंजाइम के नाम लिख देना, दो चार पांच एंजाइम्स के नाम लिख देना, उनके फंक्शन बता देना। पैप्सिन, पेपेन, ये सब एंजाइम ही तो है। डाइजेस्टिव एंजाइम के सिरप आते हैं मार्केट में, मेडिकल स्टोर पे आते हैं।
है ना, एरिस्टोजाइम, नाम लिख देना 4-5 ब्रांड के, और उसके लिख देना उसमें कौन सा डाइजीन, एंजाइम है। हाँ, डाइजीन, डाइजीन वाइजीन सब लिख। अल्फांजेल। वेरी गुड, बस यही सब तो लिखना है, बढ़िया मार्किंग होगी, पास हो जाओगे। स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी मतलब होता है कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आना चाहिए, है ना। 10 घंटे पढ़ के आप 50 नंबर लाओ, ये सही नहीं है। 2 घंटे पढ़ के 50 नंबर लाओ, क्योंकि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, है ना। तो स्मार्ट स्टडी वो है कि पढ़े कम और नंबर ज्यादा आए। और हमारे कॉमन सेंस का हमको अच्छा इस्तेमाल करना है, हमारी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करना है, हमारे ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करना है। डेली लाइफ रूटीन से जुड़े एग्जाम्पल दो ना, जो तुम जानते हो, तो याद नहीं करने पड़ेंगे ज्यादा। बुक में दिया है कठिन, हमें उसको सरल रूप में लिखना है एग्जाम में, उसमें अच्छी मार्किंग होती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का हमें क्लासिफिकेशन बताना है। डेफिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन बताना है। अभी बताया ना, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, ग्लाइसिन, है ना, ल्यूसीन। आप कोई भी प्रोटीन का डिब्बा उठा के देख लेना, कोई मेडिकल पे होगा तो उसमें ढेर सारे आपको नाम मिल जाएंगे, वही तो लिखना है। फिर उनके सबके टेस्ट भी होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताना है, quality test of protein, biological role of protein and amino acids, disease related to malnutrition of protein, definition of lipid, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, लिपिड का क्लासिफिकेशन देना है। मैंने अभी आपको बताया ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। बुक से पढ़ोगे आप, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, जितना समझ में आ रहा उतना पढ़ लिया करो, उतना ही बहुत है। क्या पूरी बुक छाप के आनी है क्या एग्जाम में? नहीं, जितना समझ में आ रहा है। 4 एग्जाम्पल दिए हुए, 2 एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, 2 एग्जाम्पल अपने नोट्स में लिखो, 2 एग्जाम्पल याद करो, वो 2 को जाने दो। उसके चक्कर में ज्यादा पढ़ो मत, हमको पीएचडी थोड़ी ना करनी है, हमको तो एग्जाम पास करना है बस। देख लिया भाई कि कार्बोहाइड्रेट के 5 टेस्ट दिए, हमको 2 टेस्ट समझ में आ रहे हैं, 2 ही टेस्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर टाइम आपका यूटिलाइज करो, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। जिसने क्वेश्चन छोड़ा वो गया काम से। क्वेश्चन में जो लिखना है लिखो, नहीं खेत की लिख पा रहे हो तो खलियान की लिख दो, है ना। नहीं आपको बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखता बन रहा है तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिख दो, बैतूल की हेडिंग डाल के, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति कॉपी में लिख के आएगा उसके पास होने की पॉसिबिलिटी है, और जो व्यक्ति कोरी कॉपी छोड़ देगा तो दुनिया की कोई शक्ति उसको कोरी कॉपी में नंबर कैसे दे पाएगी, है ना। आपने कॉपी कोरी छोड़ दिया, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया, पूरी कॉपी कोरी छोड़ के आ गए, तो आपका फेल होना निश्चित हो गया, या आप पास नहीं हो सकते। और आपने कुछ भी लिखा है, मैं तो कॉपियां चेक करने जाता हूँ ना, तो मुझे पता है कई स्टूडेंट कुछ की कुछ लिख के आते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी पास हो जाते हैं, क्योंकि उतने अच्छे से हर एक लाइन, एक एक शब्द कोई नहीं पढ़ता, है ना। तो आपको क्या है, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है ना, आप उसको 5-10 मिनट शांति से पढ़ो, घबराना नहीं चाहिए। अब घबराना क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया ने खेत चुग लिया तो अब बैठ के रोने से कोई मतलब नहीं है, बात जीवन में याद रखना। अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है और अब क्या करना है, ये सोचने वाला व्यक्ति सही होता है। अब नहीं तो बैठ के सर पकड़ के व्यक्ति रो रहा है। एग्जाम में कभी टेंशन नहीं लेना, जब एग्जाम हॉल में पहुंच गए ना, अब टेंशन लेना बंद कर दो। अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जो होना था हो गया, अब मैं यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट करूं, ये इंसान के माइंडसेट होना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ इंसान जंग जीत जाएगा, फतेह हो जाएगी उसकी, हर मैदान को जीत सकता है वो, कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। ये बायोकेमिस्ट्री सब आप पढ़ चुके हो, पहली चीज तो ये मान लो कि सब हम पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है, हमको आता है। हमको थोड़ा सा रिवाइज करना है बस। क्या हमको नहीं पता कार्ब क्या है, लिपिड क्या है, सब हमको पता है। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करें, बुक से पढ़ ले, थोड़ा सा नेट से पढ़ ले, थोड़ी वीडियोस देख ले हम यूट्यूब पे, वहां से हम सीख लें, है ना। अब तो इंफॉर्मेशन हमारी टिप पे है ना, हमारी उंगलियों के इशारे पे है इंफॉर्मेशन। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुरंत गूगल में बोलो। एलेक्सा है ना, एलेक्सा होगी आप लोगों के पास में, गूगल असिस्टेंट है, आप जो बोलोगे वो बता देता है आपको। तो अब इंफॉर्मेशन हमारी टिप पे, यूट्यूब पे हजारों लाख करोड़ों वीडियो डले हुए हैं फार्मेसी से रिलेटेड, वहां से पढ़ाई करो। बुक है आपके पास, वहां से पढ़ाई करो। और वो चीज पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आने के बाद में वो चीज भी पढ़ लोगे जिसमें कम इंटरेस्ट है। पर पहले इंटरेस्ट तो जगाओ। कितना इंटरेस्टिंग है, कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसको प्रोटीन की जरूरत है, पढ़ लो थोड़ा प्रोटीन के बारे में।
कैसे होता है प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कितना इंटरेस्टिंग है। प्रोटीन की क्वालिटी का कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है, हम लोग जो डाइट खा रहे हैं उसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, केले से क्या मिलता है, यही सब तो पढ़ना है। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है। हाँ भूपेंद्र। हम्म। जी सर। आप ये कैमरा ऑफ, वीडियो बंद कर लो अपना। सर बंद ही है मेरा तो। अरे ये कौन है, उमेश है क्या, उमेश यादव। उमेश आप बनियान पे बैठे हुए हो, बाकी भी स्टूडेंट बेटा वीडियो अपना ऑफ कर लो, अच्छा नहीं लगता। क्लास सर अटेंड बंद कर है रहे हो। मेरा सर। तो ये मैं नहीं हूँ कौन है, सर। ये वीडियो किसका ऑन है, बनियान पे बैठा है, कौन है ये। डैडी। सोहेब शाह कौन है सर? बेटा आपको अभी, आपने मेरी क्लासेस ज्यादा अटेंड नहीं किया, आपको पता नहीं, मैं 4-5 स्टूडेंट को ब्लॉक कर चुका हूँ, वो कभी बेचारे क्लास ही अटेंड नहीं कर पाते, आपके फर्स्ट ईयर के है वो। मैं एक दिन पढ़ा शोएब रहा था, बंद उन्होंने कर ले। पीपीटी शोएब पे वीडियो बंद कर ले। पीपीटी पे स्केच चला दिया था, मेरे पास वो वीडियो भी रखा हुआ है और मेरे को दिख जाता है वो वहां पर। अभी मेरे को नाम नहीं पता है, तो मेरे को देखना पड़ेगा ये कौन है, बोलने के बाद भी इसको समझ में ही नहीं आ रहा है। शोएब बंद कर ले वीडियो। कर रहे हो। हाँ ओके। बेटा आपकी क्लास में कुछ आपकी कलीग हैं, गर्ल्स हैं, तो थोड़ा सा गरिमा को बनाए रखा करो ना। आप एक पढ़े लिखे समझदार लोग हो, आप सभी लोग 12वीं पास कर चुके हो, एडल्ट हो चुके हो, है ना, तो बनाए रखना चाहिए गरिमा को, है ना। कोई यदि 100 की क्लास अटेंड कर रहा है तो भाई ठीक है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका लुकआउट है, लेकिन वीडियो ऑफ कर ले अपना, ठीक है। बेटा आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, क्लास कभी डिस्टर्ब मत करना। 2 4 5 स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं क्लास, एक स्टूडेंट यदि वॉइस अननेसेसरली वॉइस क्रिएट करेगा तो उससे बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, है ना। यदि आप ऐसी जगह बैठे हुए हो जहां पर बहुत ज्यादा वॉइस है, तो आप अपने आप को म्यूट रख लो, तो आप क्लास सुन सकते हो। क्योंकि ये क्या है, माइक्रोफोन काफी सेंसिटिव होते हैं, यदि मेरे पास अभी कोई यहाँ से बारात गुजरेगी तो आपको बहुत ज्यादा आवाज आएगी, तो डिस्टरबेंस होगा। तो मैं खुद ऐसी जगह बैठ के क्लास लेता हूँ, दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके। और घर घर के लोगों को, यदि मैं कॉलेज में हूँ तो कोई बात नहीं, घर के लोग घर पे हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि अभी शांत रहना सब, 1 घंटे तक, या मुझसे बात मत करना, या आप लोग धीरे बात करना। तो मैं भी तो इस चीज का ध्यान रखता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। तो हमारे समय का क्या है, अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि टाइम से ज्यादा बढ़कर तो कुछ भी नहीं है बेटा। इस दुनिया में राजा, या कोई दुनिया का कोई सबसे बड़ा रईस आदमी भी है ना, तो वो बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकता, है ना। और बीते हुए समय में जो हो जाता है वो हो जाता है। तो इसलिए समय का बहुत सम्मान किया करो, क्योंकि समय ही जीवन है। जीवन क्या है, समय है, समय है तो जीवन है। डॉक्टर बोलता ना अब इसके पास समय नहीं रहा, मतलब टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम की वैल्यू किया करो, टाइम की वैल्यू करने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है और बहुत खुश रहता है। क्योंकि टाइम को यदि आप किल करोगे तो टाइम आपको किल कर देगा, है ना। अपने आप को थोड़ा सा पनिश किया करो। मजा आता है लेट के क्लास सुनने में, मेरे को पता है, लेकिन कोई मुजरा थोड़ी ना चल रहा है कि हम बढ़िया लेटे हैं, फूलों की खुशबू ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बेटा हम। आप अपने आप को थोड़ा सा पनिश करके देखो, कमर सीधी रख के थोड़ा पढ़ाई करके देखो, तकलीफ होती है। लेकिन आप यदि अपने आप को पनिश करोगे ना, तो दुनिया आपको पनिश नहीं करेगी। ये बात जीवन भर याद रखना। और आप यदि अपने आप को पनिश नहीं करोगे तो दुनिया आपको पनिश करेगी, और जब दुनिया आपको पनिश करेगी तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। क्यों ऐसा होता है कि इंसान बेचारा कहीं कोई बैठ के मूवी देख रहा है और कहीं इंसान बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। अब जो इंसान लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होता है वो साल 2 साल बाद कलेक्टर बन जाता है, फिर उसको सलूट मारनी पड़ती है झक मार के, फिर उसकी प्रेजेंस शो होने लगती है, वो आता है तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ रहा है तो कोई गेट खोल रहा है, और किसी व्यक्ति की इतनी औकात नहीं है कि वो गाड़ी के पास चला जाए तो कोई उसको बैठने के भी लिए पूछे। तो आप अपनी औकात खुद ही बनाओगे 2 4 5 साल में। आप सोच लो आप क्या बनना चाहते हो। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, अपने कर्म से व्यक्ति चपरासी भी बन जाता है, अपने कर्म से वो कलेक्टर भी बन जाता है, और अपने कर्म से वो कुछ ऐसा भी जीवन में आकर्षित करता है कि उसको जीवन भर भोगना पड़े। कई लोग जेल में पड़े हुए हैं 10 10 20 20 साल से, गुस्से में आके कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि 15 साल से जेल में सड़ रहे हैं। तो इंसान के कर्म बहुत मायने रखते हैं, इंसान के विचार, इंसान की पर्सनालिटी, इस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, इस पे तो काम करके इसको बढ़िया डेवलप करो।
फूल जैसे बनो कि जिस बगीचे में आप हो वहां पर आसपास के लोगों को आपकी सुगंध से, आपकी पर्सनालिटी से एहसास हो कि नहीं यार हमारे साथ कोई है। ऐसा अपने आप को बनाओ और उस पे काम करो। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसमें कई साल लग जाते हैं। पढ़ाई सब कुछ नहीं है। 50% हमारी पढ़ाई और 50% हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा हमारा थिंकिंग स्टाइल, हमारा कम्युनिकेशन, ये सब मैटर करता है। इस सब पे धीरे धीरे काम करके अपने आप को इम्प्रूव करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन कुछ नया सीखो, पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करो, तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का हमें रोल बताना है, अमाइनो एसिड्स का रोल बताना है। ठीक है, अमाइनो एसिड और प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या करते हैं। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ग्रोइंग स्टेज में बच्चों को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना। प्रोटीन की हमारी बॉडी में नीड कितनी होती है, 1 ग्राम चाहिए प्रोटीन 1 किलो के हिसाब से। मतलब कोई 50 किलो का व्यक्ति है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन खाना है पर डे, तब उसकी बॉडी मेंटेन रहेगी। ठीक है। और कोई व्यक्ति चाहे कि मेरी बॉडी बन जाए तो उसको थोड़ा ज्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, तब उसके मसल्स डेवलप होना शुरू होंगे। इसलिए आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर एक दिन में एक एक पाव, आधा आधा किलो तक प्रोटीन प्रोटीन खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको मसल्स बनाने होते हैं। बॉडी बिल्डर्स को देखा आपने, उनके मसल्स कितने होते हैं। उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, उनके काफ मसल्स, उनका नेक, चेस्ट, अपर चेस्ट, है ना। उनके एब्स, एब्स के मसल्स, थाई मसल्स, ये सब मसल्स कैसे डेवलप होते हैं? प्रोटीन से डेवलप होते हैं। जब भी प्रोटीन का नाम आए तो बॉडी बिल्डर को इमेजिन कर लिया करो। ठीक है। देखते हो ना आप, रेसलिंग देखी होगी आपने कभी चाइल्डहुड में या स्कूलिंग के दौरान। रेसलिंग का तो बहुत क्रेज रहता है, तो जितने भी रेसलर रहते हैं सब प्रोटीन से अपनी बॉडी बनाते हैं, है ना। प्रोटीन खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी बन जाती है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, डिजीज रिलेटेड माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, डेफिनेशन ऑफ लिपिड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड विद एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। अभी आपको मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। कौन से? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, दीज आर द स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी में जरूरत है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस पे काम करती है। कोई भी चीज यदि बढ़ जाएगी तो भी डिजीज होगी, और कोई भी यदि कम हो जाएगी तो भी डिजीज होगी। डेफिनेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, types of lipoprotein, function of lipoprotein, qualitative test of lipid, function of lipid, न्यूक्लिक एसिड्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। न्यूक्लिक एसिड में क्या लिखोगे आप? डीएनए आरएनए एक्सप्लेन कर दोगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। आरएनए करता क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस का। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए को एक्सप्लेन कर दोगे। वॉटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए आरएनए में डिफरेंस लिख सकते हो आप। क्या डिफरेंस होता है? डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। और इसके जो बेस बेस मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिल, यूरेसिल, थायमीन, ये सब आप लिख सकते हो, इनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो आपकी मार्किंग बढ़िया हो जाएगी। आपको फिर लिखनी है एंजाइम की प्रॉपर्टी, है ना। एंजाइम क्या है? थर्मोलेबाइल नेचर के भी होते हैं, है ना। मतलब टेम्परेचर यदि ज्यादा बढ़ जाए तो एंजाइम काम नहीं कर पाते। आपने देखा होगा जब व्यक्ति को बुखार आता है, तो बुखार के केस में उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 102 फ़ारेनहाइट से यदि ऊपर चला जाए तो बहुत ज्यादा फीवर की कंडीशन में उसके मुंह का टेस्ट भी चला जाता है। क्योंकि एंजाइम्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते, हार्मोन्स काम नहीं कर पाते। हार्मोन और एंजाइम थर्मोलेबाइल नेचर के होते हैं। थर्मोलेबाइल मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। प्रोटीन का भी ऐसा ही है, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो कोएगुलेट हो जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। अब एंजाइम्स की डेफिनेशन देना है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ऐसे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। एंजाइम इनिबिटर्स के बारे में बताना है। थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, पता ही है आपको, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, है ना। डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पपीता खाना चाहिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पपीता में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेपेन, और वो सिरप्स में भी पाया जाता है ना। डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स, विटामिन के बारे में तो आपने 7वीं 8वीं 9वीं न जाने कितनी क्लासेस में नहीं पढ़ चुके हैं आप। वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल होता है।
फैट सॉल्युबल का एग्जांपल है KEDA, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इनके आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए, जैसे कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल है ना। इनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिशिएंसी से बॉडी में क्या होता है और इनके सोर्सेस क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, सोर्स ऑफ विटामिन, केमिकल नेचर ऑफ विटामिन, विटामिन का केमिकल नेचर कैसा है, तो इनमें आपको उनके नाम लिखना है, जैसे स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को बोलते हैं, है ना, थायमीन, निकोटिनिक एसिड, है ना, ये सब विटामिन के नाम है, पेंटोथीन, है ना, फॉलिक एसिड, साइनोकोबुलामीन, ये सब विटामिन के केमिकल नेम है। जैसे विटामिन बी की पूरी फैमिली होती है, B1, B2, है ना, विटामिन सी होता है, के होता है, और ए होता है, डी होता है, सी होता है। इन सब के आपको नाम और केमिकल नेम पता होने चाहिए, और बॉडी में इनके क्या रोल होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी विटामिन रेगुलेट करते हैं, जैसे कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म को कौन सा विटामिन रेगुलेट करता है ना। तो ये सब पता होना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं, बताते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट लिवर की फंक्शनिंग को बताते हैं कि कैसी है। और किडनी फंक्शन टेस्ट किडनी की, जिसमें हम यूरिन को फिजिकली और केमिकली एग्जामिन करते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री में, है ना। और लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी रहते हैं, क्योंकि कभी कोई यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि स्टूडेंट फेल हो जाए, है ना। वो पेपर इस तरह से सेट करती है कि 80 मार्क्स का एग्जाम है, 80 मार्क्स में से आउट ऑफ 80 30 मार्क्स का बहुत इजी रहता है। वाटर के फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ORS क्या है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज विटामिन, क्लासिफाई विटामिन। तो 30 मार्क्स क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं। एंड बीइंग इसको सर पास होने इसको के लिए कितने परसेंट, पास कितने होने के लिए नंबर? आपको ओनली 40% चाहिए, है ना। आपका डी फार्मेसी में पासिंग मार्क्स ओनली 40% है, मतलब 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने हैं आपको। उसमें भी सर आपका प्रैक्टिकल 20 मिला के या छोड़ के? प्रैक्टिकल तो अलग होते हैं, प्रैक्टिकल का कोई रोल नहीं है। जो आपका थ्योरी एग्जाम होता है ना, जो आप लिखने जाते हो, सेंटर आपका जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, तो ये आपके सेंटर्स रहते हैं। तो यहाँ पर आप जो थ्योरी एग्जाम देते हो वो 80 मार्क्स का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 80 मार्क्स का आपका जो एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, आपकी यूनिवर्सिटी RGPV, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, भोपाल में, ट्रूबा कॉलेज के पास में। तो आप जब 80 मार्क्स का एग्जाम दोगे, तो उसमें से आपको, जैसे सेशनल आपने दिया, इंटरनल सेशनल आप देते हो, उसमें आपको 20 में से 19 मार्क्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल 20 में से आपने 19 स्कोर कर लिए, ओके। अब वहां पर आपको कितने लाने पड़ेंगे, 21, क्योंकि 19 प्लस 21 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, आप पास हो जाओगे। अब मुझे बताओ, आपने इंटरनल में यदि कॉलेज में जो 20 मार्क्स का इंटरनल हुआ, जिसको हम सेशनल एग्जाम कहते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 सेशनल होते हैं, इस सेशनल में आपने सपोज 19 मार्क्स लाए, अब उधर आपको 80 में से 21 मार्क्स लाना है, बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं है बहुत बड़ी बात, समझ में सर नहीं आता। ऐसा ही बोला था हमको फर्स्ट ईयर में। हम्म और क्या बोलते, एक एक नंबर से रह गए सर हम। एक नंबर से रह गए तो आपको सेशनल में कितने नंबर मिले थे? सर एक में 18 और एक में 17 दे दिए थे सर। नहीं तो देखो, इसमें मार्क्स सब सेम लाए ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना, सबके मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग होगा। देखो ना, आपने इधर यदि 17 भी लाए तो क्या बात है, आपको उधर 80 में से 23 लाना है, आप 80 में से 23 नहीं ला पाओगे क्या? पेपर पेपर उठा के देखो, पेपर में आपको 30 मार्क्स का बहुत इजी मिलेगा, लेकिन व्यक्ति वो भी सॉल्व नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? अरे भाई, बुक पढ़ने बैठे हो तो पहले उतना पढ़ लो जितना समझ में आ रहा है, इजी इजी, मत पढ़ो कठिन वाला, छोड़ दो। अरे इवन टीचर भी समझा रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, बहुत कठिन लग रही, तो छोड़ो उसको, जो इजी है वो तो पकड़ो पहले। कठिन चीज बाद में समझी जाती है, इजी चीज पहले समझी जाती है। इजी चीज पहले समझ लो, पढ़ लो, कर लो, उसके बाद टफ पे जाना। 80 मार्क्स में से आपका 30 मार्क्स का तो बहुत इजी आता है, हर कोई सॉल्व कर ले ऐसा आता है। क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपसे पूछ रहे प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, अब आप इतना इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप सोचो फिर कि गलती किसकी, एग्जामिनर की है आपकी, है ना। तो पहली चीज तो यार, जो इंसान फेल होता है तो वो कभी भी किसी परिस्थिति पे दोष ना डाले, क्योंकि इंसान का दिमाग बचने के लिए हमेशा परिस्थितियों पे दोष डालता है, क्योंकि इससे वो बच जाता है। अरे वो बोल देता है, अरे मैं तो इसलिए फेल हो गया कि ऐसा हो गया, अरे मैं तो इसलिए फेल हो गया, तो दोष डालना बंद कर दो और खुद जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो।
खुद जिम्मेदारी लोगे ना तो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी कि नहीं यार मेरे को करना है, मेरे को पढ़ना है ना। आ रहा है समझ में। इंसान का दिमाग बचने के लिए हमेशा बोलता है कि हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया। अरे वॉरेन बुफेट, उसके पिता शांत हो गए थे, माँ बर्तन मांजती थी, फिर भी दुनिया का सबसे रईस आदमी बन गया। कुछ तो क्वालिटी होगी उसके अंदर। उतनी ना सही अपने अंदर 5% तो डेवलप करो। और मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता बेटा। और स्मार्ट वर्क करना आज से ही शुरू कर दो, है ना। और ये छोटी छोटी चीजों में मत पड़ो। 80 में से मान लो कि हमको 80 में से 40 नंबर लाने, खत्म बात, सेशनल वैशनल जाए भाड़ में। 80 में से 40 नंबर लाके हमको पास होना है, इस मेंटालिटी के साथ पढ़ाई करो ना। सेशनल पे डिपेंड ही मत रहो, है ना। एक नंबर एक नंबर से फेल हुए तो 1 नंबर की पढ़ाई आप एक्स्ट्रा कर सकते थे अपनी लाइफ में, जब आपके पास समय था। तो बेटा पढ़ाई करो, स्मार्ट स्टडी करो, बाकी चीजों में ज्यादा एंगेज मत हो कि भाई सेशनल में मेरे को 18 मिले तो 17 मिले तो 1 नंबर से फेल हो गया। अब फेल हो गए ना, हो गया, खत्म हो गया, वो दौर गुजर गया। अब ये जो नया दौर आ रहा है, तो इसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, विनर बनेंगे। अब तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है कि 1 नंबर से भी फेल हुआ जा सकता है। तो हाँ सर सही बात है। लेकिन पढ़ने सर में आप 40 का टारगेट दे रहे, मतलब कि 21 तो लाना ही है, मतलब ऐसे है ना देखो, सर, कि 40 पूरे लाना सेशनल है। सेशनल में आपको ऑन एन एवरेज 17 से 19 नंबर, 16 से 19-20 नंबर के बीच में ही आएंगे, ये बात तो तय है। और ये भी बात तय है कि आपको सारे सब्जेक्ट में तो 20 में से 20 नहीं मिलेंगे ना। सारे सब्जेक्ट में एक जैसे मार्क्स सभी स्टूडेंट को मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या कि भाई सबको 19-19 दे दे? नहीं, किसी के 17 आएंगे, किसी के 16, किसी के 19, किसी के 20 भी आएंगे, है ना। तो ये वेरिएशन तो आते रहेगा। अब इसमें वही स्टूडेंट कहता है नहीं साहब मेरे को 17 दिए तो मैं फेल हो गया, 18 18 मिलते तो पास हो जाता। ये बहुत लोगों का इश्यू रहता है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहिए ना। कॉपी जो व्यक्ति चेक कर रहा है वो सबको 1 से नंबर दे सकता है क्या? बताओ। आप खुद ही आपके सामने एक शीट आएगी और आप देखोगे अरे बायोकेमिस्ट्री में सभी स्टूडेंट के एक साथ 19 नंबर, कैसा लगेगा आपको देख के? ऐसा होता है। तो नंबर क्या है, सब किसी के भी बराबर नहीं आएंगे, है ना। चलो हम आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ, है ना। डिफाइन एंड क्लासिफाई प्रोटीन, राइट द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, है ना। ये ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, है ना। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं। अमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड, एटीपी क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, प्रोटीन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती हैं, डीएम क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटस, शुगर, कीटो एसिडोसिस क्या होती है, ओबेसिटी क्या होता है, आपसे पूछना मोटापा क्या होता है। देखो है ना, इजी क्वेश्चन, 2-3 नंबर में होगा शायद। मोटापा क्या होता है, ऐसे करके 30 मार्क्स का बहुत इजी आता है। इसेंशियल मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर का इंपॉर्टेंस बॉडी में पूछा जाता है, पानी का रोल क्या है बॉडी में, पानी पीते हो ना रोज, क्यों पीते हो, है ना। रोल ऑफ एंजाइम्स, एरिथ्रोसाइट्स, थोड़ा थोड़ा सा शांत रहो। एरिथ्रोसाइट्स, एडिमा, सेल, बायोमोलिक्यूल्स, और लेवल डायग्राम ऑफ सेल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफाइन एंड क्लासिफाई मिनरल विद सुटेबल एग्जांपल्स। मैक्रो मिनरल्स होते हैं और माइक्रो मिनरल्स होते हैं, ठीक है। यदि 100 mg से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो मैक्रो, और 100 mg से कम की जरूरत है तो माइक्रो। और ये बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कैल्शियम, आयरन, जितने भी मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, इनके रोल्स बताने हैं। पोटेशियम क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, फॉस्फोरस, कॉपर, आयोडीन, कैल्शियम, ये सब के रोल बताना है बॉडी में, है ना। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एनीमिया, क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन में पानी की कमी हो जाती है, एनीमिया में खून का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। खून कैसे बनता है, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामीन, आयरन और एरिथ्रोपोइटिन से। ये चारों चीज में से कोई भी एक कम पड़ जाएगी तो बॉडी में खून नहीं बन पाएगा, तो अनीमिया डेवलप हो जाएगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस, है ना। फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड स्टार्च में डिफरेंस बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप वीडियो में से देख के नोट्स इसके बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ये चीजें आपके वीडियो में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो वहां से देख के आपको ओआरएस के बारे में बताना है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी जो दी जाती है, लिवर फंक्शन टेस्ट, है ना, लिपिड फंक्शन टेस्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बताना है ना। चलिए ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे। Tomorrow we will have class at 8 a.m. ठीक है, sharply attend the class at right time. Have a nice day. I'm leaving the class.
एक मिनट, अटेंडेंस अटेंडेंस आज की ले लेता हूं मैं। एक मिनट है ना, अभी कोई छोड़ेगा नहीं क्लास। सर मॉर्निंग के अलावा दोपहर या शाम में भी रहती क्या क्लास? रहेगी तो आपसे मैं लिंक शेयर करूंगा। पहले मैं क्लास लेता था, बहुत सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब करते थे तो मैंने क्लास लेना बंद कर दिया। अब मैं मॉर्निंग में ही लेता हूँ। लूंगा तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, और कोई स्टूडेंट ठीक है। यदि डिस्टर्ब करेगा तो फिर मैं क्लास नहीं लूंगा, है ना। अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, बस 10 सेकंड रुक जाओ, फिर मैं ठीक है। ओके, बाय।